हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई टॉपिक में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का समय, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल सिचुएशन में यानी कि फॉरवर्ड चार्ज के तहत सर्विसेज की सप्लाई का टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जरिए समझने का प्रयास किया। मतलब हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड चार्ज के तहत, नॉर्मल सिचुएशन के तहत सर्विसेज की सप्लाई का टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज तंत्र का आखिर मतलब क्या है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि टैक्सेबल सप्लाई जो है उस पर जीएसटी पे करने का जो लायबिलिटी है, ये गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लायर होता है उस पर होता है। नॉर्मल केस में जो लोग सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, उनकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो सप्लाई पर जीएसटी का पेमेंट करें। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, ये जो टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करने पर जीएसटी पे करने का लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर नहीं होता। किस पे होता है? गुड्स और सर्विसेज का जो रेसिपिएंट होता है, प्राप्तकर्ता होता है, पाने वाला होता है, खरीदने वाला जो होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल सप्लाई पर जीएसटी पे करे। फिर से नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लायर होता है उसकी ये लायबिलिटी होती है कि वो टैक्सेबल सप्लाई पर जीएसटी का पेमेंट करे। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो रिसिपिएंट होता है, प्राप्तकर्ता होता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जीएसटी का पेमेंट करे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इसके तहत गुड्स की सप्लाई करने के सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाएगा। यहां लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। रिवर्स चार्ज के तहत, रिवर्स चार्ज के अधीन माल की आपूर्ति की स्थिति में निम्नलिखित में, निम्नांकित में नीचे जो बताया गया उसमें से जो सबसे अर्लीएस्ट डेट होगा, जो तारीख सबसे पहले आएगी, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्या क्या है? ए, पहला है द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, माल की प्राप्ति की तारीख। और बी है द डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड, जिस तारीख को पेमेंट किया गया। मतलब अर्लीस्ट ऑफ क्रेडिट डेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट डेट इन द बैंक कॉलम। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्रेडिट या बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक में डेबिट का डेट, जो भी डेट पहले आएगा उसी को डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। और सी है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। मतलब गुड्स के सप्लायर के द्वारा इनवॉइस इश्यू करने के डेट से 30 दिन
बाद का जो डेट आएगा वो डेट। ठीक है, इन तीनों डेट में जो डेट सबसे पहले आएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कब? जब रिवर्स चार्ज के तहत गुड्स की सप्लाई की गई है तब। फिर से एक बार, सबसे पहला है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, माल की प्राप्ति की तारीख। ठीक है, दूसरा है जिस तारीख को पेमेंट रेसिपिएंट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया, या जिस डेट पर पेमेंट को उसके बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया। जो भी पहले हो उसी को हम डेट ऑफ पेमेंट मानते हैं। ठीक है, मतलब जिस डेट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्रेडिट हुआ रेसिपिएंट के बुक्स में, या रेसिपिएंट का जो बैंक अकाउंट है उसमें अमाउंट डेबिट हुआ, दोनों में जो डेट पहले आएगा उसको डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। या जिस तारीख को, जिस डेट को सप्लायर इनवॉइस इशू किया है, बिल इशू किया है, बीजक जारी किया है, उस तारीख से 30 दिन बाद का जो तारीख होगा। अब इन तीनों डेट में जो डेट सबसे पहले आएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा रिवर्स चार्ज के तहत, जब गुड्स की सप्लाई की गई है तब। एक बात और है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज एबव, then the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply। अगर ये जो ऊपर बताया गया है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, या टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रेसिपिएंट जो है वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जिस डेट को सप्लाई का एंट्री करेगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर जाने से पहले एक बार फिर से इन शॉर्ट समझ लीजिए। जब रिवर्स चार्ज के तहत गुड्स की सप्लाई की जाती है तो सप्लाई का टाइम इन 3 तारीखों में जो तारीख सबसे पहले आती है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। मतलब ये मान लेते हैं कि इसी दिन टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई। और रिवर्स चार्ज में होता क्या है, नॉर्मल सिचुएशन के उल्टे, मतलब कि जो रिसिपिएंट है जिसने गुड्स या सर्विसेज प्राप्त की हैं, ठीक है, जो बायर है, कहने का मतलब उसी को जीएसटी का पेमेंट करना होता है। जिस तारीख को गुड्स रिसीव किया गया रेसिपिएंट के द्वारा, या रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग जो पेमेंट का डेट है, जिस दिन पेमेंट किया गया। अभी पेमेंट का डेट क्या है, जिस तारीख को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेमेंट क्रेडिट हुआ, या जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट डेबिट हुआ, दोनों में जो डेट पहले होगा उसी को पेमेंट का डेट माना जाएगा। और जिस दिन सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है उसके 30 दिन बाद का डेट, इन तीनों डेट में जो डेट सबसे पहले आएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर ये इस तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस तारीख को सप्लाई का जो रेसिपिएंट है वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सप्लाई रिसीव करने का एंट्री करता है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इसको और डीपली समझने के लिए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। एग्जाम्पल है, मिस्टर राम, ए रजिस्टर्ड पर्सन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर रहीम, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन 17th अगस्त। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्री राम, मिस्टर राम एक पंजीकृत व्यक्ति है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसका नाम मिस्टर रहीम है, श्री रहीम है, उससे 17 अगस्त को सामान खरीदते हैं। मिस्टर राम entered
the payment in the books of accounts on 22nd August, but his bank account was debited on 25th August. ये जो मिस्टर राम है, इसने 22 अगस्त को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेमेंट का रिकॉर्ड किया, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में ये पेमेंट 25 अगस्त को डेबिट हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि मिस्टर राम एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर रहीम से 17 अगस्त को माल खरीदा। ठीक है, तो गुड्स रिसीव करने का डेट है 17 अगस्त। मिस्टर राम पेमेंट जो किया उसका अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 22 अगस्त को एंट्री किया, लेकिन बैंक में पेमेंट डेबिट हुआ 25 अगस्त को। इन दोनों डेट में कौन सा डेट पहले है? 22 अगस्त। मतलब पेमेंट का डेट है 22 अगस्त, गुड्स रिसीव करने का डेट है 17 अगस्त। तो इस केस में मिस्टर राम जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गुड्स परचेस करने के बावजूद जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? अब डेट ऑफ पेमेंट है 22 अगस्त, गुड्स रिसीव करने का डेट है 17 अगस्त। दोनों में कौन सा डेट पहले है? 17 अगस्त का। इन दिस केस द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी 17th अगस्त एज पर द एबव प्रोविजंस, जो प्रोविजन मैंने आपको बताया कि जिस तारीख को, जिस डेट को गुड्स रिसीव किया गया है, या जिस डेट को पेमेंट किया गया है, या जिस डेट को सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, उस डेट से 30 दिन बाद का डेट। अब इन तीनों में जो सबसे पहले आएगा उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गुड्स खरीदा गया है 17 अगस्त को, मतलब गुड्स रिसीव करने का डेट 17 अगस्त है, पेमेंट करने का डेट 22 अगस्त है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू किया वो नहीं दिया हुआ है, तो हम केवल दो ही चीज देखेंगे, गुड्स रिसीव करने का डेट और पेमेंट करने का डेट। दोनों में 17 अगस्त पहले है, इस कारण से यहां पर रिवर्स चार्ज के तहत टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 17 अगस्त। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है जो कहता है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के तहत माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण करें। मतलब आपको रिवर्स चार्ज के तहत गुड्स के सप्लाई का टाइम डिटरमाइन करना है। यहां दिया हुआ है केस नंबर, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, माल की प्राप्ति की तारीख, जिस डेट को गुड्स रिसीव किया गया है। यह है डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब बीजक निर्गमित करने की तारीख, बिल जारी करने की तारीख। यह है डेट ऑफ पेमेंट, भुगतान की तारीख। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, जो कि हमको डिटरमाइन करना है। केस नंबर 1 में गुड्स के रिसीव करने का डेट 25 नवंबर 2017 है। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट है। 3 चीज हम चेक करते हैं, जिस डेट को गुड्स रिसीव हुआ वो डेट, या जिस डेट को पेमेंट हुआ, या जिस डेट को इनवॉइस इशू किया गया उसके 30 दिन बाद का डेट। तो यहां पर इनवॉइस इशू करने का डेट है 20 अक्टूबर 2017, तो इससे 30 दिन बाद का डेट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20 नवंबर 2017। ठीक है, तो 20 नवंबर 2017 का डेट, 25 नवंबर 2017 का डेट और 28 नवंबर 2017 का डेट, तीनों डेट में सबसे पहले कौन सा डेट आता है? 20 नवंबर का आता है। तो इसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। फिर से एक बार, रिवर्स चार्ज में हम लोग क्या करते हैं,
3 डेट को देखते हैं, उन तीनों डेट में जो डेट सबसे पहले आता है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। पहला है डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस तारीख को गुड्स प्राप्त किया गया। दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट और तीसरा है डेट ऑफ इनवॉइस से 30 दिन बाद का डेट। तो अब देखिए डेट ऑफ इनवॉइस है 20/10/2017, इससे 30 दिन बाद मतलब 1 महीना मान लें तो 20 क्या हो जाएगा डेट, 20/11/2017 होगा। अब देखिए गुड्स रिसीव करने का डेट है 25 नवंबर, पेमेंट का डेट है 28 नवंबर और ये इनवॉइस के 30 दिन बाद का डेट है 20 नवंबर। इन तीनों तारीख में सबसे पहले तारीख आता है 20 नवंबर, तो यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है 20 नवंबर, फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। दूसरा केस जो है इसमें डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है 25 नवंबर, डेट ऑफ इनवॉइस है 2 दिसंबर 2017, इससे 30 दिन बाद का डेट अगर निकालें तो वो आता है आपका 1 जनवरी 2017 का डेट आएगा। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट है 6 दिसंबर, तो अब देखना है सबसे पुराना डेट कौन सा है, 25 नवंबर का डेट या 6 दिसंबर 2017 का डेट या 1 जनवरी 2017 का डेट, 1 जनवरी 2018 का डेट, 30 दिन बाद का डेट। तो सबसे पुराना डेट कौन सा 25 नवंबर का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। लास्ट वाला केस क्या है, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स है 25 नवंबर, डेट ऑफ इनवॉइस है 2 दिसंबर, इससे 30 दिन बाद का डेट मान लेते हैं, मैं ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2018, डेट ऑफ पेमेंट है 23 नवंबर 2017। तो 25 नवंबर 2017 का डेट या 23 नवंबर 2017 का डेट या 1 जनवरी 2018 का डेट, सबसे पहले आता है 23 नवंबर, तो हमारा यहां पर रिवर्स चार्ज के तहत टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 23 नवंबर। क्लियर है? तो ये आज हम लोगों ने जाना कि रिवर्स चार्ज के तहत अगर गुड्स की सप्लाई की जाए तो हम सप्लाई का टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज के तहत जब सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो हम टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू।